हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 20। डेट है आपकी 7 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट आपके इतिहास के पाठ्य पुस्तक पाठ 5 जब जनता बगावत करती है से ली गई है, जिसका आज का टॉपिक है आपका नीतियाँ और लोग। इस पाठ में हम 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में देखेंगे, उसके कारण परिणाम, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। 1857 की जो आपकी क्रांति थी उसे हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस वर्कशीट में हम स्टार्ट करेंगे नवाबों की छिनती सत्ता से। जैसा कि हम पिछली वर्कशीट में चैप्टर्स में देख चुके हैं कि कैसे जो अंग्रेज़ थे वो हमारे देश में आए तो व्यापार के उद्देश्य से थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग इलाकों में अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था, वहाँ पर अपना राज स्थापित करना शुरू कर दिया था। वो कठपुतली नवाब स्थापित करते जा रहे थे और इससे जो मुग़ल बादशाह थे, जो नवाब थे, उनकी सत्ता कम होती जा रही थी। ठीक है, 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबार में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। तो 18 सेंचुरी की मतलब मध्य से ही जो राजा और नवाब हुआ करते थे उनकी ताकत खत्म होती जा रही थी, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो लोग अपनी सत्ता स्थापित कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने कई तरह की नीतियाँ अपनाई थी। उसमें से ही एक था आपका रेजिडेंट तैनात करना। वो लोग हर राज्य में अपना रेजिडेंट तैनात करते थे। उनको तैनात तो व्यापार के उद्देश्य से किया जाता था, लेकिन वो वहाँ के जो राजनीतिक मामले होते थे उसमें भी दखल अंदाजी करने लगते थे और छोटी बड़ी जो भी बातें होती थी उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते थे, जैसे कि कौन राजा बनेगा, कब किसको किस पद से हटाया जाएगा, इन सारी चीज़ों से। ठीक है, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था, उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। तो स्थानीय शासक जो होते थे उनकी स्वतंत्रता कम होती जा रही थी। उनकी जो सेना होती थी, जो अंग्रेज होते थे, वो कई तरह की संधियाँ थोप दिया करते थे उनके ऊपर, जिससे कि वो उनकी सेना को भी हटाते जा रहे थे। वो उनसे कहते थे कि हम आपको सुरक्षा देंगे, और सुरक्षा देते देते ही कब वो उनके ऊपर आक्रमण कर देते थे राजा को पता भी नहीं चलता था। ठीक है, उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। इसके अलावा राजाओं के पास जो अधिकार था कर वसूल करने का, राजस्व वसूल करने का, वो भी अंग्रेज उनसे छीनते जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। तो बहुत से जो दूसरे राजा थे या दूसरे शासक थे, वो लोग अपने राज्य को बचाने के लिए बहुत बार उन्होंने कंपनी से बातचीत भी की, लेकिन कंपनी कभी किसी की बात नहीं सुनती थी। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे अगर हम लें तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए बेटे को राजा मान ले। जैसा कि लक्ष्मीबाई के हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर उनके पति की जब मृत्यु हो जा रही है तो उनका जो बेटा है, जो उनका दत्तक पुत्र है यानी गोद लिया बेटा है, उसको राजा घोषित कर दे, यानी कि वो राजा बनेगा अब। लेकिन कंपनी ने ये नीति लागू कर दी थी कि अगर किसी राज्य का कोई पुरुष वारिस नहीं होता है, अपना बेटा अगर नहीं होता है किसी राजा का, तो फिर वो क्षेत्र कंपनी के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, ये उन्होंने नीति लागू कर दी थी। इसके ही विरुद्ध में रानी लक्ष्मीबाई बोलती हैं कि मेरा जो बेटा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है, तो वो ही राजा बनना चाहिए। इसके अलावा जो पेशवा बाजीराव द्वितीय होते हैं, उनके दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। तो उन्होंने भी अपनी पेंशन की बात कही थी कि हमें जो पेंशन के पैसे होते हैं या जो भी सुख सुविधाएं होती हैं वो हमें मिलनी चाहिए। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया, लेकिन कंपनी इतनी ज़्यादा सुपीरियर होती जा रही थी, इतनी ताकतवर होती जा रही थी कि उसने इस तरह की हर चीज़ से मना कर दिया। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत में से एक थी। उसके बाद अवध जो था वो आखिरी रियासत थी अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे किसी ना किसी नीति के सहारे कभी बंगाल को, कभी मतलब हैदराबाद को, कभी दूसरे राज्यों को कब्जे में लेते जा रहे थे। उसी तरह उन्होंने अवध को भी कब्जे में लिया था और इसका उन्होंने बड़ा ही अनोखा रीज़न दिया था। देखिए, 1801 में
अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसीलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व ज़रूरी है। तो अंग्रेज़ बाकी इलाकों को जब अपने कब्जे में लेते थे तो कभी सहायक संधि से, कभी दूसरी किसी संधि से, लेकिन जब वो अवध को अपने कब्जे में ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि क्योंकि यहाँ का जो शासक है, यहाँ के जो बादशाह हैं, वो अच्छे से इस राज्य को नहीं चला रहे हैं, यहाँ पर जो गतिविधियाँ चल रही हैं वो अच्छी नहीं चल रही हैं। तो राज्य को दुरुस्त करने के लिए, शासन को दुरुस्त करने के लिए, वहाँ की जनता को बचाने के लिए हमें इस राज्य को अपने कब्जे में कर लेना है। ठीक है, वो इतनी मतलब माइंड से अपनी बातें कहा करते थे, इतने चालाक थे, अलग ही लेवल के चालाक थे वो लोग। ठीक है, कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किया गया सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। एक एक करके, एक तो वो सबको कब्जे में लेते जा रहे थे, हर राज्यों को, जितने भी शासक थे उनकी शक्तियाँ कम करते जा रहे थे। उसके बाद जो कॉइन्स हुआ करते थे उस पर मुगल बादशाहों का जो नाम हुआ करता था, अब उन्होंने उसे भी हटा दिया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। इसके बाद इन्होंने कह दिया, डलहौजी जी ने, कि बहादुर शाह जफर की जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद बादशाह के परिवार को लाल किले, जहाँ वो रहा करते थे, वहाँ से हटा के दिल्ली में कहीं और शिफ्ट करेंगे हम। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि ये आखिरी बादशाह होंगे। इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को, यानी उनके कोई भी बेटा या कोई भी उनका जो भी पोता होगा वगैरह होगा, उनको बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी, उसे बादशाह की पदवी नहीं दी जाएगी। ये हमारे कब्जे में आ चुका है, उन्होंने ऐसा कह दिया, और उनको राजकुमार माना जाएगा लेकिन बादशाह नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये उनकी प्लानिंग थी, उसको अपने इलाके में, अपने कब्जे में लेने की, अवध को। ठीक है, और इसी की वजह से वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा भड़क गई थी। अवध की जो जनता थी बहुत ज़्यादा भड़क गई थी। आगे आप देखेंगे कि कैसे फिर विद्रोह हुआ था 1857 का। सेकंड है आपका किसान और सिपाही। किसान और सिपाही भी बहुत नाराज़ थे। जैसे नवाब शासक लोग नाराज़ थे, वैसे किसान और सिपाही भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। क्या कारण थे उसका? तो गांव में किसान और ज़मींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली की सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे। तो गांव में जो किसान होते थे और ज़मींदार, भारी भरकम लगान, उन्हें बहुत ज़्यादा कर देना पड़ता था। जो किसान होते थे उनको बहुत ज़्यादा कर देना पड़ता था। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। बहुत से किसानों ने बहुत सारा पैसा ले लिया था महाजनों से, और वो उसके ऊपर उसको नहीं लौटा पा रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर ब्याज भी बहुत ज़्यादा लगाया जाता था। इसके कारण उनकी पीढ़ियाँ पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी, और इसकी वजह से जो उनकी ज़मीनें होती थी, उनकी पुश्तैनी ज़मीनें होती थी, कभी कभार तो वो तक उनके हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। इसके अलावा कंपनी के तहत जो सिपाही काम करते थे, जो सैनिक काम करते थे, वो अपनी प्रॉब्लम से परेशान थे, क्योंकि उनका जो वेतन भत्ता था और सेवा शर्त थी वो बहुत बुरी होती थी। उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाती थी, उन्हें अच्छी पोस्ट नहीं दी जाती थी। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। बहुत से, जैसे बंदूकों वगैरह का भी कुछ अफवाह वगैरह चली थी, तो उसमें भी बहुत बार क्या होता था कि उनकी मतलब धार्मिक भावनाओं पे बहुत चोट पहुंचती थी। उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब में सिपाहियों को कंपनी की ओर से 1824 लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। तो अंग्रेज उन्हें दूसरे देशों में भी समुद्र से दूसरे देशों में भी भेजने की कोशिश किया करते थे। ठीक है, तो लोगों को लगता था, यानी सिपाहियों को लगता था कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, हमारी जाति
के विरुद्ध है, ये हमारे धर्म और जाति को नष्ट करना चाहते हैं। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी जाती थी। तो कभी भी जो सैनिक थे वो ज़मीन के रास्ते से जाने से मना नहीं करते थे, लेकिन वो समुद्र के रास्ते से नहीं जाना चाहते थे। और अगर कोई मना करता था, ठीक है, तो उसे बहुत ज़्यादा सजाएं दी जाती थी, बहुत मारा पीटा भी जाता था। 1856 में कंपनी ने एक नए कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गाँवों की हालत से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गाँव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। तो किसानों की अपनी प्रॉब्लम थी, जो सिपाही थे उनकी भी अपनी प्रॉब्लम थी, वो लोग अपनी फैमिली को छोड़ के आए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सुधारों पर प्रतिक्रिया। जो अंग्रेज़ थी वो बहुत सारी चेंजेस करते रहते थे सोसाइटी में, ठीक है, और उस टाइम पे इतना लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। जैसे कि 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मशीनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। जो ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार करने लगे थे वो, इसीलिए उन्होंने उनको खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने का भी हक दे दिया था। सती प्रथा को रोकने और विवाह को बढ़ावा देने के लिए नए कानून बनाया गया। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। तो भारत में जो पहले सती प्रथा थी और जो विधवा विवाह था, उसको बढ़ावा देने के लिए इन लोगों ने कानून बनाया। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा को बहुत ज़्यादा इन लोगों ने जमकर प्रोत्साहन दिया, जैसे सिलेबस वगैरह में भी इसको डालने की कोशिश की गई। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। तो उन्होंने अब एक नया कानून ही बना दिया जिसकी वजह से अब लोग आसानी से ईसाई धर्म अपना सकते थे। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसे ही होगा। तो उन्होंने कह दिया कि अगर आप ईसाई धर्म अपनाते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, कि अगर आप ईसाई धर्म अपनाते हैं तो आप पहले जैसी आपकी लाइफ थी वैसी ही रहेगी, आपके पुरखों की संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा। इन सभी कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। तो इससे बहुत बड़े वर्ग के लोगों को यकीन हो गया उनको कि जो अंग्रेज़ थे वो उनके धर्म को, उनके सामाजिक रीति रिवाज को, उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी? तो आंसर होगा आपका कि स्थानीय शासकों के दरबार में रेजिडेंट नियुक्त किए गए। रेजिडेंट जो कि नियुक्त तो किए जाते थे व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन वो धीरे धीरे राजनीतिक मामलों में भी दखलंदाजी करने लगते थे। सेकंड है आपका, स्थानीय शासकों की सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनकी जो सेना होती थी शासकों की, उसको भंग कर दिया जाता था। थर्ड, स्थानीय शासकों को कर इकट्ठा करने से संबंधित अधिकार भी छीन लिए गए। इसके अलावा शासकों को जो कर इकट्ठा करने का, राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार दिया जाता था, उससे भी छीन लिया अंग्रेजों ने। सेकंड आंसर होगा आपका, क्वेश्चन है, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया? आंसर होगा कि कंपनी ने बहादुर शाह जफर के बाद किसी और को बादशाह घोषित करने से मना कर दिया। यानी कि बहादुर शाह जफर का जो भी वंशज होगा, बेटा या पोता होगा, उनको बादशाह नहीं माना जाएगा, राजकुमार माना जाएगा, लेकिन वो बादशाह नहीं होंगे। सेकंड पॉइंट होगा, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनके परिवार को लाल किले से बाहर बसाया जाएगा। कि उनकी मृत्यु के बाद, यानी जो बहादुर शाह जफर हैं, उसके बाद उनकी जो फैमिली होगी उनको लाल किले से निकाल कर दिल्ली में कहीं बाहर बसाया जाएगा। थर्ड, कंपनी द्वारा जारी सिक्कों पर मुगल बादशाहों का नाम हटा दिया गया। उसके बाद सिक्कों पर जो मुगल बादशाहों का नाम होता था उसे भी हटा दिया गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि कंपनी के शासनकाल में सैनिकों और किसान क्यों असंतुष्ट थे? सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे? आंसर होगा आपका कि कंपनी के शासनकाल में अत्यधिक कर वसूला जाता था, तो किसानों से बहुत ज़्यादा कर वसूला जाता था। सेकंड, कंपनी के कर्मचारी किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था।
भारतीय सैनिकों का वेतन अंग्रेजी सैनिकों से कम होता था, यानी कि जो अंग्रेजी सैनिक थे उनको सैलरी ज़्यादा दी जाती थी भारतीय सैनिकों के मुकाबले। भारतीय सैनिकों को योग्य होने पर भी प्रमोशन नहीं दिया जाता था। अगर कोई भारतीय सैनिक योग्य है, उसके अंदर इतनी क्षमता है, तो भी उसको एक अच्छी पोस्ट नहीं दी जाती थी। फिफ्थ है, कंपनी के शासनकाल के दौरान भारतीय सैनिकों की धार्मिक आस्था को भी आहत किया जाता था। तो बहुत बार जो सैनिक होते थे उनकी धार्मिक आस्था पर भी चोट दी जाती थी। फोर्थ है आपका कि भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनकी परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं, स्पष्ट कीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट होगा इसमें आपका कि अंग्रेजों ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की खुली छूट दे दी थी, जिसके लिए उन्होंने 1850 में एक नया कानून भी बना दिया। तो अंग्रेजों ने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए खुली छूट दे दी थी, पूरी छूट दे दी थी, और इसके लिए उन्होंने 1850 में नया कानून भी बना दिया कि अगर आप ईसाई धर्म को अपनाते हैं तो आपको अपने पुरखों की ज़मीन छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका कि अंग्रेजों ने सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह के लिए कानून बनाए। तो उन्होंने सती प्रथा को रोकने के लिए और विधवा जो होती थी उनके विवाह के लिए नए कानून बना दिए थे। भारतीय भाषाओं की जगह अंग्रेजी भाषा का खूब प्रचार किया गया, और अब अंग्रेजों की जो भाषा होती थी अंग्रेजी भाषा, उसके प्रचार प्रसार के लिए खूब मतलब प्रचार प्रसार के लिए खूब छूट दे दी गई थी। और इन सभी बातों से भारतीयों को लगता था कि अंग्रेज उनकी परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं। ठीक है।